गेहूं भारत में एक बहुत जरूरी फसल है। हम इसे गेहूं कहते हैं। ये हमारे देश के बहुत से लोगों का मुख्य भोजन है। हम गेहूं के आटे से रोटी, चपाती और ब्रेड बनाते हैं। ये वो खाना है जो हम रोज खाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इसे खाते हैं। गेहूं भारत के बड़े हिस्सों में उगाया जाता है। यह हमारी खाद्य सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि सबके लिए पर्याप्त खाना होना। गेहूं के सुनहरे खेत सर्दियों में आम नजारा है। वे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और हमारे देश को खिलाने वाले भोजन को दर्शाते हैं। इस अनाज का एक छोटे से बीज से हमारी थाली में भोजन बनने तक का सफर बहुत दिलचस्प है, जो सावधानी पूर्वक योजना और समर्पित प्रयासों से भरा है। गेहूं की लोकप्रियता उसकी बहुमुखी प्रतिभा और पोषण मूल्य से आती है। ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो हमें पूरे दिन सक्रिय रखता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन भी होते हैं। भारत में गेहूं सिर्फ एक फसल से ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। कई त्योहार और सामुदायिक गतिविधियां कटाई के मौसम से जुड़ी हैं। किसानों के लिए गेहूं उगाना आय का एक प्रमुख स्रोत है। ये लाखों परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। इन राज्यों को अक्सर भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वे इस जरूरी अनाज का इतना उत्पादन करते हैं। गेहूं को सफलतापूर्वक उगाने के लिए ज्ञान और सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ये एक रबी फसल है, जिसका मतलब है कि इसे सर्दियों में बोया जाता है और वसंत में काटा जाता है। सर्दियों का ठंडा मौसम गेहूं के पौधे को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए एकदम सही होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है और मौसम गर्म होता जाता है, दाने पकने लगते हैं, हरे से एक सुंदर सुनहरे पीले रंग में बदल जाते हैं। यह संकेत देता है कि कटाई का समय नजदीक है। इस चक्र को समझना किसी भी नए किसान के लिए पहला कदम है, जो गेहूं उगाना चाहता है। पूरी प्रक्रिया मिट्टी तैयार करने से लेकर दानों को स्टोर करने तक, अच्छी पैदावार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गाइड आपको गेहूं की खेती में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जरूरी जानकारी देगा। हम बात करेंगे कि बीज कब और कैसे बोना है। हम सबसे अच्छी तरह की मिट्टी और उसे कैसे तैयार करना है, इस पर चर्चा करेंगे। हम सही बीज चुनने, उर्वरक का उपयोग करने और फसल को सही ढंग से पानी देने जैसे जरूरी विषयों को भी शामिल करेंगे। कीट और बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए हम सीखेंगे कि अपने पौधों की रक्षा कैसे करें। अंत में हम पक्की हुई फसल की कटाई और दानों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में बताएंगे। हमारा लक्ष्य इस जानकारी को सरल और समझने में आसान बनाना है, यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो खेती के लिए पूरी तरह से नया है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए पहला कदम बुवाई के लिए सही समय और जगह चुनना है। भारत में गेहूं बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक है। इस अवधि के दौरान बुवाई करने से बीज ठंडी मिट्टी में अंकुरित हो पाते हैं और कड़ाके की सर्दी आने से पहले मजबूत जड़ें बना लेते हैं। अगर आप बहुत जल्दी बोते हैं तो पौधों को हीट स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप बहुत देर से बोते हैं तो फसल को गर्मी का मौसम आने से पहले पकने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, जिससे दानों का आकार और गुणवत्ता कम हो सकती है। जगह भी बहुत जरूरी है। गेहूं ठंडी, सूखी सर्दियों और धूप वाले दिनों वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। यही कारण है कि भारत के उत्तरी मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श है। मिट्टी तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो पूरे फसल चक्र के लिए मंच तैयार करता है। गेहूं को अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण होती है। इस प्रकार की मिट्टी पर्याप्त नमी रखती है, लेकिन जल भराव नहीं होता, जिससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। बुवाई से पहले खेत को 2 या 3 बार जोतना चाहिए। इससे मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी नरम और महीन हो जाती है। जुताई के बाद खेत को लकड़ी के पटले या लेवलर का उपयोग करके समतल करना चाहिए। एक समतल खेत सुनिश्चित करता है कि सिंचाई के दौरान पानी समान रूप से फैले और सीडों के समान अंकुरण में मदद करता है। इस चरण के दौरान बीड्सों और पिछली फसल के अवशेषों को हटाना भी आवश्यक है। सही किस्म के बीज चुनना मिट्टी तैयार करने जितना ही जरूरी है। गेहूं की कई अलग अलग किस्में उपलब्ध हैं और आपको ऐसी किस्म चुननी चाहिए
जो आपके स्थानीय जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के अनुकूल हो। कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके आपके क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्मों पर उत्कृष्ट सलाह प्रदान कर सकते हैं। कुछ किस्में आम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जबकि अन्य अधिक उपज दे सकती हैं। एक विश्वसनीय स्रोत से प्रमाणित बीज का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। प्रमाणित बीज स्वस्थ, शुद्ध होते हैं और उनमें अंकुरण दर अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि अधिक बीज स्वस्थ पौधों में अंकुरित होंगे, जिससे आपकी फसल के लिए एक बेहतर शुरुआत होगी। एक बार जब खेत तैयार हो जाता है और आपने अपने बीज चुन लिए होते हैं, तो बुवाई का समय आ जाता है। सीड ड्रिल मशीन इस काम के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है। यह सीडों को सही गहराई पर और सीधी पंक्तियों में बोती है, जिससे खरपतवार निकालने और सिंचाई जैसे भविष्य के कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। सीडों को लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। उन्हें बहुत गहरा बोने से वे अंकुरित नहीं हो सकते हैं, जबकि उन्हें बहुत उथला बोने से वे पक्षियों और पेस्ट्सों के संपर्क में आ सकते हैं। पंक्तियों के बीच सही दूरी बनाए रखना, आमतौर पर लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर, प्रत्येक पौधे को बढ़ने और धूप पाने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल के अच्छी तरह बढ़ने और ज्यादा पैदावार देने के लिए सही सिंचाई या पानी देना बहुत जरूरी है। गेहूं को अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान लगभग 4 से 6 बार पानी की जरूरत होती है, जो मिट्टी के प्रकार और स्थानीय मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। पहली सिंचाई बहुत जरूरी है और बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद दी जानी चाहिए। इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन या CRI अवस्था कहा जाता है, जब पौधे की मुख्य जड़ें विकसित होती हैं। पानी के लिए अन्य महत्वपूर्ण अवस्थाएं टिलरिंग अवस्था, जब नई जड़ें बढ़ती हैं, फूल आने की अवस्था और दाना भरने की अवस्था शामिल है। इन समयों के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खेत में पर्याप्त नमी हो, लेकिन ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जलभराव और बीमारी हो सकती है। जैसे लोगों को बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। गेहूं को पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बुवाई से पहले मिट्टी का परीक्षण यह जानने का एक अच्छा तरीका है कि आपकी मिट्टी को वास्तव में क्या चाहिए। आमतौर पर फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक, साथ ही नाइट्रोजन की आधी खुराक बुवाई से पहले अंतिम जुताई के दौरान मिट्टी में डाली जानी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 विभाजित खुराकों में डाला जा सकता है। पहली खुराक पहली सिंचाई के साथ दी जानी चाहिए और दूसरी खुराक फूल आने की अवस्था से पहले। गोबर या गोबर जैसी जैविक खाद का उपयोग करना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य और संरचना में सुधार करता है। फसल को पेस्ट्सों और बीमारियों से बचाना हर किसान की एक बड़ी जिम्मेदारी है। गेहूं को प्रभावित करने वाली आम बीमारियों में रस्ट, जो पीली, भूरी या काली हो सकती है, लूज स्मट और पाउडरी मिल्ड्यू शामिल है। रस्ट पत्तियों और तनों पर छोटे, रंगीन पुस्ट्यूल के रूप में दिखाई देती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए बीमारी प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यदि आपको बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत एक स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद अनुशंसित फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए। दीमक जैसे कीट जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि एफिड पौधों से रस चूस सकते हैं। खेत की नियमित निगरानी इन समस्याओं का महत्वपूर्ण नुकसान होने से पहले जल्दी पता लगाने और नियंत्रण में मदद करती है। खरपतवार प्रबंधन गेहूं की फसल के पोषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में उगते हैं और गेहूं के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्वों और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा फसल की पैदावार को काफी कम कर सकती है। गेहूं के खेतों में आम वीड्सों में फलारिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, और चिनोपोडियम एल्बम या बथुआ शामिल है। खरपतवार निकालना हाथ से खुरपी से किया जा सकता है, खासकर शुरुआती अवस्था में। बड़े खेतों के लिए कीटनाशकों या शाकनाशकों का उपयोग करना एक अधिक व्यावहारिक विकल्प है। पहली निराई बुवाई के 30 से 35 दिनों के भीतर की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पहली सिंचाई के बाद दूसरी निराई की जा सकती है। एक साफ, खरपतवार मुक्त खेत गेहूं के पौधों को पनपने देता है। कटाई गेहूं की खेती के चक्र में अंतिम और सबसे प्रतीक्षित कदम है। यह वह समय है जब किसान अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। फसल कटाई के लिए तब तैयार होती है जब दाने कठोर हो जाते हैं
और उनमें नमी की मात्रा लगभग 12 से 14% तक गिर जाती है। इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि एक दाना काट कर देखें। यदि यह एक चटकने की आवाज करता है तो यह तैयार है। पौधे भी सुनहरे पीले रंग के हो जाएंगे और पत्तियां सूख जाएंगी। ये आमतौर पर मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक होता है। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो दाने नरम और सिकुड़े हुए होंगे। यदि आप देर करते हैं तो दाने बिखर सकते हैं और बालियों से गिर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। कटाई दो तरीकों से की जा सकती है, हाथ से या मशीन से। हाथ से कटाई दरांती का उपयोग करके की जाती है। किसान पौधों को जमीन के पास से काटते हैं, उन्हें बंडल में बांधते हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में छोड़ देते हैं। यह तरीका छोटे खेतों पर आम है। बड़े खेतों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करना बहुत अधिक कुशल है। कंबाइन हार्वेस्टर एक बड़ी मशीन है जो फसल काटती है, भूसे से दानों को अलग करती है और दानों को एक ही ऑपरेशन में साफ करती है। इससे बहुत समय और श्रम बचता है। कटाई के बाद भूसा, जिसे भूसा या टूड़ी कहा जाता है, जो पीछे बचता है, एक मूल्यवान उप उत्पाद है जिसका उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। एक बार जब दाने काटे और ग्रेन्सदार हो जाते हैं तो उन्हें भंडारण से पहले ठीक से साफ और सुखाया जाना चाहिए। दानों को एक साफ सूखी सतह पर, जैसे तिरपाल की चादर या सीमेंटेड फर्श पर कुछ दिनों के लिए धूप में फैलाना चाहिए। ये नमी की मात्रा को और कम करने में मदद करता है, जो सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। उचित सुखाने से फफूंदी और कवक के विकास को रोका जा सकता है और दानों को पेस्ट्सों के हमलों से बचाया जा सकता है। सूखने के बाद दानों को किसी भी शेष भूसी, धूल, मिट्टी या खरपतवार के बीज को हटाने के लिए साफ किया जाना चाहिए। साफ दानों का बाजार मूल्य बेहतर होता है और उनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे किसान को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलता है। भंडारण फसल को खराब होने और पेस्ट्सों से बचाने का अंतिम कदम है। दानों को एक साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार भंडारण कक्ष में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण के लिए नए बारदानों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यदि आप पुराने बारदानों का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उन्हें अच्छी तरह से साफ किया गया है और धूप में सुखाया गया है, ताकि किसी भी छिपे हुए पेस्ट्सों या उनके अंडों को मारा जा सके। बारदानों को लकड़ी के तख्तों या प्लास्टिक की शीट पर ढेर किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें नम फर्श के सीधे संपर्क में आने से रोका जा सके। संग्रहित दानों को वीविल और कृंतकों जैसे पेस्ट्सों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों या अनुशंसित रासायनिक गोलियों का उपयोग करना भी एक अच्छा अभ्यास है। इन सरल भंडारण प्रथाओं का पालन करके किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत से प्राप्त फसल लंबे समय तक सुरक्षित। सरसों, जिसे हम प्यार से सरसों कहते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह एक सुनहरा खजाना है जो हमारे खेतों और हमारे जीवन को खुशहाली से भर देता है। जब हम सर्दियों में सूरज की रोशनी में पीले फूल खिलते हुए देखते हैं तो हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसके बीजों से निकाला गया तेल लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होता है, जिससे स्वादिष्ट खाना बनता है। इस ज्यादा मांग से यह तय हो जाता है कि सरसों उगाने वाले किसानों के लिए हमेशा एक तैयार बाजार होता है, जिससे लाखों किसान परिवारों के लिए यह आय का एक भरोसेमंद जरिया बन जाता है। सरसों की फसल का महत्व रसोई से कहीं ज्यादा है। खली, जो तेल निकालने के बाद बच जाती है, हमारे पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा होती है। ये हमारे पशुओं को स्वस्थ और उत्पादक रखने में मदद करती है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा सरसों के पौधे मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गहरी जड़ें मिट्टी को ढीला करने में मदद करती हैं और जो जैविक पदार्थ वे पीछे छोड़ते हैं, वह अगली फसल के लिए जमीन को उपजाऊ बनाता है। यह फसल चक्र के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जिससे हमारी कीमती खेती की जमीन की लंबे समय तक उर्वरता बनी रहती है। कई छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरसों की खेती आर्थिक स्थिरता का एक रास्ता है। यह एक मजबूत फसल है जो अलग अलग मौसम की स्थिति को झेल सकती है और कई दूसरी व्यावसायिक क्रोपों की तुलना में इसे कम पानी की जरूरत होती है। यह लचीलापन इसे कम जोखिम वाला काम बनाता है, जो सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए एक जरूरी बात है।
सरकार भी सरसों की खेती को अलग अलग योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके बढ़ावा देती है, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सरकार का यह प्रोत्साहन किसानों को बेहतर बीज और तरीकों में निवेश करने में मदद करता है, जिससे बेहतर पैदावार और ज्यादा मुनाफा होता है। तो जैसे ही हम बुवाई के मौसम की तैयारी करते हैं, इस सुनहरी फसल के इमेंस मूल्य को समझना जरूरी है। ये सिर्फ अनाज पाने के लिए नहीं है, हमारे परिवारों और हमारे देश के लिए खुशहाल, स्वस्थ और स्थिरता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सभी तकनीकों को अपनाकर और फसल को देखभाल देकर जिसकी उसे जरूरत है, हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे खेत सरसों के ब्राइट प्रॉमिसिंग पीले रंग से चमकते रहे। ये हमारी कड़ी मेहनत, जमीन से हमारे जुड़ाव और उस उज्जवल भविष्य का प्रतीक है जो कृषि हम सभी के लिए वादा करती है। एक अच्छी सरसों की फसल का सफर पहला बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह जमीन तैयार करने से शुरू होता है। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों बोने का सही समय सितंबर के आखिर से अक्टूबर के आखिर तक होता है। सही समय पर बुवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फसल को सही ठंडे और सूखे मौसम में बढ़ने देता है, जो बेहतर बीज बनने और तेल की मात्रा में मदद करता है। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। मिट्टी को बारीक और ढीला बनाने के लिए जमीन को 2 से 3 बार जोतने की सलाह दी जाती है। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए एक पाटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक समान अंकुरण सुनिश्चित करता है और सिंचाई को आसान बनाता है। सही तरह का बीज चुनना शायद किसान का सबसे जरूरी फैसला है। अच्छी क्वालिटी के प्रमाणित बीज अंतिम पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं। कई बेहतर किस्में उपलब्ध हैं जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं और सही समय पर पक जाती है। किसानों को अपने स्थानीय कृषि विस्तार कार्यालय से सलाह लेनी चाहिए कि उनके खास क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। बुवाई से पहले बीजों को थिरम या मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करना एक बहुत अच्छी प्रथा है। यह आसान कदम छोटे पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है, जिससे उन्हें जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है। एक बार जब खेत तैयार हो जाता है और बीज चुन लिए जाते हैं, तो बुवाई का समय आ जाता है। बीजों को पंक्तियों में बोना चाहिए, जिसमें हर पंक्ति के बीच लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी हो। एक पंक्ति के भीतर पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह दूरी हर पौधे को बढ़ने, सूरज की रोशनी तक पहुंचने और अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना ठीक से विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह देती है। पंक्तियों में बुवाई करने से बाद में निराई और दूसरे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करना भी बहुत आसान हो जाता है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई आदर्श है। सरसों की फसल को पनपने और अच्छी पैदावार देने के लिए सही पोषण जरूरी है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग जरूरी है। अंतिम जुताई से पहले अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद को मिट्टी में डालना फायदेमंद होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित खुराक की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का आधा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक बुवाई के समय डालनी चाहिए। नाइट्रोजन का बचा हुआ आधा हिस्सा पहली सिंचाई के दौरान टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए, जो आमतौर पर बुवाई के 30 से 40 दिन बाद की जाती है। यह स्प्लिट एप्लीकेशन सुनिश्चित करता है कि फसल को जरूरत पड़ने पर पोषक तत्व मिले। बेहतरीन तैयारी के बावजूद एक किसान का काम खत्म नहीं होता। बढ़ती हुई सरसों की फसल कई कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती है, जो समय पर प्रबंधन न करने पर पैदावार कम कर सकती है। सबसे आम कीटों में से एक सरसों का माहू या तेला है। ये छोटे कीड़े पत्तियों और फलियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए। अगर इन्फेस्टेशन दिखाई देता है, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत प्रभावी हो सकता है। मधुमक्खियों को बचाने के लिए शाम को छिड़काव करना जरूरी है, जो खेत में हमारे दोस्त हैं। सरसों की फसल के लिए एक और बड़ा खतरा सफेद रस्ट नाम की बीमारी है। यह फंगल बीमारी पत्तियों के निचले हिस्से और तनों पर सफेद छाले जैसे धब्बे के रूप में दिखाई देती है।
अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह पौधे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है और बीजों की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। सफेद रस्ट को रोकने के लिए बीमारी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना पहली सुरक्षा पंक्ति है। अगर बीमारी दिखाई देती है तो मैनकोजेब या मेटालेक्सिल जैसे फफूंदनाशक का नियमित अंतराल पर छिड़काव इसके फैलाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। खेत की सही सफाई जैसे संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाना और नष्ट करना भी बीमारी का प्रबंधन करने का एक आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक और फंगल बीमारी है जो काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह पत्तियों, तनों और फलियों पर काले गोलाकार धब्बे बनाती है। यह बीमारी नम स्थितियों में पनपती है। इसे नियंत्रित करने के लिए पौधों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करें ताकि अच्छी हवा का संचार हो सके, जिससे पत्तियां सूखी रहें। अगर मौसम लंबे समय तक बादल वाला और गीला रहता है तो एक उपयुक्त फफूंदनाशक का निवारक छिड़काव फसल की रक्षा कर सकता है। हमेशा उत्पाद लेबल पर दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन करना याद रखें और खेत में किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। कीटों और बीमारियों से परे खरपतवार ऐसे चोर हैं जो हमारी मुख्य फसल से पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी चुराते हैं। निराई बुवाई के बाद पहले 20 से 40 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, क्योंकि यह फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण समय है। यह हाथ से खुरपी से या बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन जैसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करके किया जा सकता है। खेत को खरपतवार मुक्त रखने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी संसाधन और हमारी कड़ी मेहनत सीधे एक स्वस्थ और उत्पादक सरसों की फसल उगाने में लगे, जिससे किसान को बहुत बेहतर उपज और ज्यादा आय मिलती है। महीनों की केयरफुल नर्चरिंग के बाद अपनी मेहनत का फल काटने का समय आता है। सरसों की फसल आमतौर पर तब कटाई के लिए तैयार होती है जब लगभग 75% फलियां पीले भूरे रंग की हो जाती हैं और अंदर के बीज सख्त और गहरे हो जाते हैं। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो बीज छोटे होंगे और उनमें तेल की मात्रा कम होगी। अगर आप कटाई में देरी करते हैं तो फलियां खेत में बिखर सकती हैं, जिससे बीजों का काफी नुकसान हो सकता है। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए जब हवा ठंडी हो, क्योंकि इससे फलियों के बिखरने की संभावना कम होती है। एक बार जब फसल को हंसिया से काट लिया जाता है तो उसे तुरंत नहीं काटना चाहिए। काटी हुई क्रोपों को छोटे बंडलों में बांधकर कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए खेत में छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है। यह बची हुई हरी फलियों को पूरी तरह से पकने देती है और थ्रेशिंग की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाती है। बंडलों को एक साफ, सूखी सतह या तिरपाल की चादर पर ढेर करना चाहिए ताकि बीज मिट्टी और नमी के साथ मिलने से बचे। अच्छी क्वालिटी के बीज और उपज के लिए लंबी स्टोरेज लाइफ सुनिश्चित करने के लिए उचित सुखाना जरूरी है। थ्रेशिंग बीजों को फलियों से अलग करने की प्रक्रिया है। यह सूखे पौधों को डंडे से पीटकर या एक मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग करके मैन्युअल रूप से किया जा सकता है, जिससे बहुत समय और श्रम बचता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों को भूसी, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ठीक से साफ करना चाहिए। यह विनोविंग द्वारा किया जा सकता है, जिसमें बीजों को हवा में उछालना शामिल है ताकि हल्की भूसी हवा से उड़ जाए। साफ बीजों को बाजार में बेहतर कीमत मिलती है, इसलिए इस कदम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक अंतिम स्पर्श है जो आपकी कड़ी मेहनत से कमाई गई उपज में मूल्य जोड़ता है। अंत में अपनी फसल को तब तक सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण महत्वपूर्ण है जब तक आपको अच्छी बाजार कीमत नहीं मिल जाती। साफ किए गए सरसों के बीजों को 4 से 5 दिनों के लिए धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए, जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 8% तक कम न हो जाए। उच्च नमी वाले बीज भंडारण के दौरान कवक और कीटों के हमले के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सूखे बीजों को साफ, सूखे छोड़ के बोरे में स्टोर करें और उन्हें फर्श और दीवारों के सीधे संपर्क से दूर एक अच्छी तरह हवादार स्टोर रूम में रखें। इन सरल लेकिन प्रभावी कटाई के बाद के तरीकों का पालन करके आप नुकसान को कम कर सकते हैं और अपनी सुनहरी सरसों की फसल से अधिकतम